ने मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी खाला की पागल बेटी से जबरदस्ती शादी कर ली क्योंकि वो करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस थी। खाला समझी कि मुझे उससे शायद मोहब्बत हो गई है, मगर खाला के मरते ही मैंने सब अपने नाम किया और खुद दूसरी शादी करके पागल बीबी को घर से निकाल दिया। मगर शादी के दूसरे ही दिन मुझे करप्शन ऑफिस बुलाया गया। इस केस की जांच पड़ताल की गई। मेरे सामने ऑफिसर आई तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह तो पागल। मम्मी, ये लड़की तो पागल है। मैं कमरे के पर्दे के पीछे से झांक कर पहली बार मैं अब्रिस को देख रहा था, जो फर्श पर नीचे बैठी थी और जमीन पर उंगली से कुछ गोला बना रही थी। उसकी माँ मेरी खाला थी। पानी का गिलास हाथ में लिए बार बार कह रही थी, अब्रिस चुप कर जा बेटा, लोग देखेंगे। माँ की तरफ देखा, वो बिल्कुल तसल्ली में थी, जैसे यही सब तो वो चाहती थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, यही वक्त है, अब चल। उसके पिता मर चुके हैं, अपने पूरे जायदाद की अकेली वारिस है और ये बच्ची होश में नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस दिल ही दिल में हिसाब लगाने लगा। कई प्लाटें, एक फैक्ट्री और एक खामोश वारिस। शहर में अब्रिस के बाप की मौत की खबर आई तो अफसोस करने वालों की कतार लग गई थी, लेकिन मैंने फोन पर सिर्फ इतना कहा, खाला वापस आए तो मुझे खबर देना। माँ ने पहले ही मेरी बात चला दी थी। हमने रस्म पूरी होने का इंतजार किया, फिर मौका देखकर खाला के घर पहुँचे। माँ ने आंखों में आंसू भरकर, बहन, मैं अब्रिस को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, तुम फिक्र मत करो, वह अकेली रह जाएगी। अफजल तो हमेशा से उसे बहन कहता रहा, मगर शायद अब रिश्ता बदल जाए तो ठीक होगा। खाला ने अब्रिस की तरफ देखा। वह उस वक्त भी चुप थी, जैसे किसी और दुनिया में हो, लेकिन वह न समझ अब मेरे लिए एक सुनहरी दस्तावेज थी। मैंने उसके पास जाकर धीरे से कहा, अब्रिस, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। वह एक पल को रुकी, फिर मेरी तरफ देखा। नजरें खाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ और भी है। जैसे वो पागल तो है, मगर सिर्फ इस हद तक जितना लोगों ने उसे बना दिया है। खाला राजी हो गई, शायद बेटी का सहारा देखकर, शायद अपनी बेबसी के हाथों मजबूर होकर। माँ खुश थी। मैंने अंगूठी पहनाई। अब्रिस ने कुछ न कहा, न हंसी न रोई, बस हाथ आगे कर दिया। निकाह की तारीख पक्की हो गई। शहर में खूब बातें हुई, अफजल ने इतना बड़ा कदम उठाया है। उस पागल लड़की से शादी करके उसे इज्जत दी और मैं हर बार हंसता, दिल में कहता, ये इज्जत नहीं, ये सब कलाकारी है। शादी वाले दिन अब्रिस को लाया गया लाइट ऑफ कलर के लहंगे में, बाल खुले हुए, मगर चेहरे में असर। कुछ मेहमानों ने कहा, लड़की अजीब लग रही है, मगर सब ने चुप से लड़की को इज्जत का नाम दे दिया। मौलवी ने निकाह पढ़ाना शुरू किया और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अब्रिस ने कोई सवाल नहीं किया, कोई झिझक नहीं दिखाई, जैसे सब कुछ सुन रही हो, समझ रही हो। मगर चुप से जब उसने कबूल कहा तो पल भर को लगा जैसे आवाज कहीं और से आई हो। नरम, मध्यम और फैसला सोच समझ कर लिया गया। मैंने साइन किए, फिर उसने माँ की आंखों में चमक देखी, जैसे सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा हो। मेहमान नवाजी में बिजी हो गए और मैं अब्रिस के पास बैठा। अब हम एक दूसरे के हो गए। मैंने कहा, उसने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट दी, इतनी हल्की जैसे वह कोई राज छुपा रही हो। मैं पल भर के लिए रुका, उसके होंठ थोड़े थोड़े हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर रुक गई। और उस मुस्कुराहट में एक सवाल था, एक चैलेंज था, जैसे वो पूछ रही हो, तुम जीते हो या बस समझ रहे हो। शादी के बाद हमने अलग से रिसेप्शन नहीं रखा। माँ का कहना था, ज्यादा लोगों को ना बुलाओ, नजर लग जाएगी। हकीकत ये थी कि हम चाह रहे थे कि अब्रिस ज्यादा ना बोले, न नजर आए, बस जायदाद के कागजों में उसका नाम रहे और कुछ साइन के बाद उसका नाम भी गायब हो जाए। शादी के बाद मैंने अब्रिस के साथ अलग कमरा शेयर किया। पहली रात उसने मुझे कुछ नहीं कहा। बिस्तर के एक कोने में बैठ गई, खिड़की के बाहर देखने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने नामे से हिलाया, तुम बहुत खुश हो। अब्रिस खामोशी से सब कुछ सुन लेती थी। अब जब उसने पहली बार मेरा नाम लिया, मैं हैरान हुआ। तुम तो बोल सकती हो, सुन सकती हो, बस यूं ही कभी कभार बोल लेती हूँ, उसने धीरे से कहा और बिस्तर पर लेट गई। मैं उलझ गया। उसकी चुप्पी अब मुझे आसान शिकार नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में पागलपन नहीं, बल्कि सुकून था, जैसे वह सब जानती हो, लेकिन फैसला कर चुकी हो कि अभी कुछ नहीं करना। और मुझे यही डर था, एक खामोश औरत जब बोलेगी तो शायद सब बदल देगी। ये क्या तमाशा लगा रखा है। अगली सुबह मैंने पर्दा हटाकर देखा। अब्रिस धूप में खड़ी थी, नंगे पांव, सर आसमान की तरफ उठा हुआ था, दोनों हाथ जैसे दुआ में था, मगर आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी। उसकी हालत देखकर मैं हैरान हुआ। थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी, कुछ हंसी, कुछ मानी शर्मिंदा होकर।
मेरी तरफ इशारा किया। मैं कमरे से बाहर निकला, चलो अंदर। मैंने उसका बाजू पकड़ा तो उसने हल्की सी आनाकानी की, जैसे कहना चाह रही हो कि अभी कुछ बाकी है। मैं दांत पीसते बोला, कोई नया ड्रामा मत करना। कमरे में लाकर मैंने दरवाजा बंद किया, क्योंकि पिछले 2 दिन से वह गायब थी। खाला से कहा तो वो कहने लगी ये ऐसे ही घर से गायब हो जाती है, पर अब तो मैंने शादी कर ली थी और उस पर नजर रखना बहुत जरूरी था। ये क्या हरकत थी, सबके सामने कोई शर्म लिहाज नहीं तुम्हें? अब्रिस ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वो कर रही थी जो खेल तुम खेल रहे हो ना, वो तुम पर उल्टा हो जाए। जैसे मेरे पापा मरे वैसे ही तुम मरो, तकलीफ से। अकेले एक पल को मैं बिल्कुल सुन हुआ। उसकी आंखों में जो सुकून था वो मुझे घबराहट दे गया। मैंने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, पागल है, बकवास कर रही है। मैंने दिल को समझाया, मगर अंदर एक अनजानी सी बेचैनी ने डेरा डाल दिया था। अगले दिन अजीब किस्सा हुआ। मैं ऑफिस से वापस आया तो नौकरानी रोकर बता रही थी, साहब मैडम जी ने वॉशिंग मशीन में आटे का टब रख दिया है, सारा किचन गंदा हो गया है। मैं गुस्से में आ गया। कमरे में गया तो अब्रिस आराम से सोफे पर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये क्या तमाशा है? मैंने तो साफ करने की कोशिश की, शायद मशीन समझ न आई। आटा साफ करने के लिए उसने कंधे उचका दिए। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया। ये लड़की पागल है या कलाकार है, मैं खुद से पूछने लगा। फिर एक दिन वह किचन में थी, चूल्हा जलाकर कुछ उबाल रही थी। मैंने पूछा, क्या बना रही हो? यादें उबाल रही हूँ, शायद कुछ कम हो जाए। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैंने बर्तन छीन लिया। वह हंसने लगी, एक अजीब खोखली हंसी। कमरे में वापस आया तो वह अलमारी खोलकर अपने कपड़े फाड़ रही थी। मैंने हाथ पकड़ा, क्या कर रही हो? ये कपड़े मुझे जख्म याद दिलाते हैं जो खत्म हो चुकी है। अब नई जिंदगी है और मुझे लगता है कि सिर्फ चेहरा बदला है, खेल वही है। मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसकी हर बात अब सर के ऊपर से जाने लगी थी, जैसे वह कोई और भाषा बोल रही हो, मगर जुबान शायद वही सच थी जिसे मैं मानना नहीं चाहता था। एक दोपहर मैंने देखा, वे आंगन में टहल रही थी। दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे, मुंह से कुछ बड़बड़ा रही थी। करीब जाकर सुना तो सब थे, पांव जमीन पर, दिल आसमान में और हाथ बंधे। जब तक वक्त खुल न जाए। ये तुम क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं, बस सपनों की तैयारी है। किस चीज की तैयारी? फैसले की। माँ ने कहा, अब चल, ये लड़की खतरनाक हो सकती है, पागलपन से ज्यादा खतरनाक। ये खामोश है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक तो ये लड़की बीच बीच में गायब हो जाती है, माँ से पूछो तो कहती है पागल है। मेरी खाला मेरी माँ की इकलौती छोटी बहन थी। मेरे नाना ने 2 शादी की थी, उनको औलाद चाहिए थी, लेकिन दोनों बेटियों में से किसी का बेटा नहीं हुआ। सिर्फ 2 बेटियां थी। मेरी माँ एक गरीब घर की लड़की थी। मेरे नाना ने ये शादी अपने पसंद से की थी। मेरी नानी इसी गम में चल बसी थी। उनके पिता की करोड़ों की जायदाद थी और उन्होंने अपनी सारी जायदाद उस पागल अब्रिस के नाम कर दी थी, क्योंकि मेरी बड़ी नानी अपने घर की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ को भी मेरी खाला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यही वजह थी हम दोनों माँ बेटा उससे बहुत चिढ़ते थे और अब समय आ गया था उस दौलत को हासिल करने का। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और वे कुछ नहीं कर सकती, मगर एक अनजाना डर बैठ चुका था। कल वकील के पास जाना है, सब कागज तैयार है, माँ ने कहा। तो मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरी नजर अब्रिस पर पड़ी, जो सोफे पर बैठी दीवार को घूर रही थी। क्या उसने पढ़ा सब कुछ? मैंने धीरे आवाज में पूछा। क्या पढ़ेगी जो अपना नाम तक याद नहीं रखती? वे कागजों के पन्ने क्या समझ पाएगी? माँ ने गुस्से से कहा। वह हंस दी। अगली सुबह हम तीनों गाड़ी में बैठकर वकील के दफ्तर पहुंचे। अब्रिस बिल्कुल चुप थी, बाल खुले, नजरें नीचे, मगर उसकी खामोशी में उस दिन एक अजीब ठहराव था, जैसे किसी तूफान से पहले का हो। वकील ने कागज सामने रखे। ये है वह ट्रस्ट और उनकी जमीनों की दस्तावेज, जिन पर साइन करने से सब कुछ आपके पति के नाम हो जाएगा। उसने अब्रिस की तरफ देखकर कहा। वे कागज उसके सामने रख दिए। बस ये साइन कर दो अब्रिस, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। उसने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ कलम उठाया और एक पल को रुक गई। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर आकर ठहर गई। मैं अंदर से कुछ हिलता हुआ महसूस कर रही थी, जैसे उसकी नजरें मेरे अंदर की सच्चाई को खोल रही हो। मेरे हाथ में पसीना आने लगा। फिर उसने 1 2 3 सारी फाइलों पर साइन कर दिए। माँ की आंखों में एक चमक थी, जैसे सदियों की भूख खत्म हो गई हो। मैंने वकील से हाथ मिलाया, मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, सब कुछ आसानी से हो गया। गाड़ी में वापस खामोशी थी। मैंने पीछे बैठे अब्रिस को देखा, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, जो कुछ तुमने लिया है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, शायद तुम दे न सको। एक पल को लगा जैसे गाड़ी की रफ्तार रुक गई हो। मैंने उसके तरफ देखा। वे बाहर देख रही थी, जैसे कुछ कहा ही ना हो। मैंने उसकी बातें अनसुनी करके हंस दिया। माँ ने कहा, पागल है, कुछ भी बोलती रहती है, लेकिन दिल में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे किसी ने एक लकीर खींच दी हो। मैंने खुद को यकीन दिलाया,
सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ एक खामोश औरत है। अगले दिन वकील का फोन आया, मुबारक हो अफजल, जमीन जायदाद सब ट्रांसफर हो गया है, अब तुम पूरी तरह मालिक हो। मैंने शुक्रिया अदा किया, माँ से कहा अब हम आजाद हैं। मगर उस वक्त भी दिल के किसी कोने में उस शब्द की चुभन बाकी थी, शायद तुम दे न सको। कुछ दिन बाद माँ ने कहा, अब्रिस आज अपने कमरे में आईना तोड़ रही थी, कहती है उसमें पुराना साया दिखता है। मैं कमरे में गया, फर्श पर शीशे बिखरे हुए थे। उसने कहा, आईना झूठ बोलने लगा था, उसे मेरा साया नहीं था, तुम्हारा चेहरा दिखता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अब बस करो, ये सब पागलपन बंद करो। पागलपन नहीं यार, तुम्हें शायद अभी कुछ याद नहीं, पर वक्त याद दिलाता रहेगा। रात को सोने से पहले मैंने खिड़की खोली तो कबूतर गायब था, पिंजरा खाली था, दरवाजा खुला हुआ था। मैंने खुद से कहा, परिंदा उड़ गया, लेकिन क्या सच में कैदी वही था? यह मेरे दिल में एक अजीब सी घुटन थी, और अब्रिस की चुप्पी मेरी जीत नहीं लगती थी, वह जहर बनने लगी थी। पिछले कुछ दिन चुप्पी में बीते थे, सब कुछ थमसा गया हो। अब्रिस अपने कमरे से अभी भी 5-5, 6-6 दिन गायब हो जाती थी, बातचीत कम करती थी, चेहरे पर वही पुराना सुकून, पर उस सुकून में अब कोई अलग तरह का यकीन नजर आ रहा था, ऐसा यकीन जो मुझे बेचैन करता था। शाम माँ ने कहा, खाला के सीने में कभी कभी दर्द होता है, पुरानी दवा खत्म हो गई है, कुछ नया मंगवाया है मैंने। हाथ में दवा की बोतल ली, लेवल पढ़ा, मुस्कुराकर कहा, इस बार तेज दवा ली है, असर जल्दी करेगा। मेरी माँ तो वैसे भी खाला से बहुत चिढ़ती थी, मैंने दिन में दवा की शीशी बदल दी थी। मकसद सीधा था, मैं और माँ उसको खत्म करना चाहते थे। मेरी माँ की बरसों की दुश्मनी और मेरी लालच ने मुझे इतना नीचा गिरा दिया था, मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा था। मेरी माँ ने कहा, इस जायदाद के पीछे अब्रिस के पिता भी मर गए थे, वह अब्रिस की माँ को बहुत मारते पीटते थे। उनका कहना था, जितनी दौलत है उनके नाम कर दो, जबकि वह खुद एक सरकारी नौकरी पर थे। उनका इश्क कहीं बाहर चल रहा था और वे उसी औरत पर सब कुछ लुटाते थे। अब्रिस को और उसकी माँ को बहुत दुख देते थे, जैसे वे इतनी चुप थी। माँ का कहना था कि वह ये सब देखकर बहुत खुश होती थी कि उनकी सौतेली बहन किस हालत में है। एक दिन अब्रिस के पिता ने इतनी शराब पी थी, उसके बाद ड्यूटी पर जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही मर गए। के बाद सरकार की तरफ से उनको करोड़ों रुपए मिले थे, क्योंकि उनकी ऑन ड्यूटी पर एक्सीडेंट हुआ था। जिस दौलत के लिए अपनी बीवी बच्चे को मारते रहे, उनके मरने के बाद सरकार ने करोड़ों रुपए उन दोनों माँ बेटी को सौंप दिए। उसके बाद वे दोनों माँ बेटी सुकून से जीने लगी थी, लेकिन हमें उनके बारे में सारा सच पता नहीं था। बस हमें तो इतना पता था कि वह करोड़ों की मालकिन है। कमरे के बाहर हलचल हुआ, खाला रो रही थी, सांस तेज, पसीना माथे पर था। माँ ने जल्दी दवा पिलाई, मैं दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। अब्रिस उस वक्त वहाँ पहुंची, अपनी माँ का हाथ थामा, उनकी नब्ज पर उंगली रखी, मम्मी आपको कुछ नहीं हुआ, आपको चुप रहना है, अभी नहीं, वक्त आने दो। ये सब उसकी जुबान से निकले तो मैं कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा जैसे पत्थर का हो गया। खाला की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ कहना चाह रही हो, पर आवाज नहीं निकली थी। अब्रिस ने उनका सर अपने घुटनों में रख लिया और धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेरती रही। मम्मी मुझे सब पता है, मगर अब कुछ मत कहिए, आपको अभी रुकना है। दीवार के साथ टेक लगा ली, अंदर एक अजीब शोर था, पर बाहर सब खामोशी में था। सुबह सूरज निकला तो कमरे से चीख निकली, नौकरानी ने दरवाजा खोला। खाला का जिस्म ठंडा पड़ चुका था, घर में कोहराम मच गया था। माँ ने दिखावे का अफसोस किया, कुछ शब्द बोले। अब्रिस वे चुप थी, सिर्फ चुप, जैसे सदियों की थकन उसकी आंखों में सिमट आई हो। जनाजे के बाद लोग वापस जा रहे थे। अब्रिस आंगन में बैठकर जमीन पर उंगली सी लकीरें खींच रही थी। मैं पास गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसने सर उठाया, जो गया वापस नहीं आएगा, और जो बाकी है उनका हिसाब अभी होना बाकी है। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस वक्त आने दो। शाम को माँ ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे शक हो रहा है, अब्रिस कुछ जानती है, उसकी आंखें सब कहती हैं पर जुबान बंद है। मैंने धीरे से हंसते हुए जवाब दिया, जानती होगी तो उसके पास सबूत कहाँ है? जुबान बंद है तो बस वही काफी है हमारे लिए। वह फिर से कई महीनों के लिए गायब हो गई थी और मैं ये सब कुछ नॉर्मल समझता रहा, उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। अब तो उसकी माँ भी नहीं रही तो मुझे कोई डर नहीं था। वैसे भी सभी जानते थे वह पागल है। ये सब सोचकर अगले पल मैं खुद को तसल्ली में ले लेता। बस ये सच है, वह औरत जिसका मैंने सब कुछ छीन लिया है, और वह हारी हुई लड़की अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोपहर को अब्रिस गायब थी। मैंने नौकरानी से पूछा, वह गई कहाँ? साहब, सुबह सवेरे एक गाड़ी आई थी, काले शीशे वाली, मैडम जी उसमें बैठकर चली गई हैं। मैंने गुस्से होकर फोन उठाया, पर मैं किसको कॉल करता? अब्रिस का तो कोई दोस्त भी नहीं था, शायद मेरी नजर में नहीं था।
शाम को एक पुराना नौकर आया, जिसे मैंने महीनों पहले निकाल दिया था। उसके हाथ में एक बंद लिफाफा था। मैडम जी ने दिया है। मैंने वह लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी, मेरी और अब्रिस की। शादी वाले दिन की तस्वीर के पीछे लिखा था, तस्वीर में सब मुस्कुरा रहे, मगर असल चेहरे सिर्फ वक्त दिखाता है। मैंने तस्वीर फाड़ कर फेंकी और माँ से कहा, ये ड्रामा कर रही है, सिर्फ हमें डराना चाहती है। बेटा, मैं डर रही हूँ, वो पागल मुझे कभी कभी पागल नहीं लगती। माँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम जीत चुके हैं। हमने सब कुछ ले लिया है, वह कुछ नहीं कर सकती। 2 दिन बीत चुके थे, जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा हो। एक पुराना वकील मिला, जिसने मुझसे कहा, अब्रिस मैडम कुछ कागज लेकर मेरे दफ्तर आई थी। बहुत पुरानी फाइल, उसके नाना की वसीयत, ट्रस्ट के कागज और उसके पापा की ड्यूटी की कुछ रिकॉर्ड। मैंने वकील से पूछा, तुमने क्या कहा? वकील ने कहा, उसके सवाल बहुत गहरे थे। ऐसा लगता था वह सब कुछ समझ चुकी है। मैंने फोन बंद किया और पहली बार महसूस किया मैंने अपने दिल के दरवाजे उसके लिए बंद किए थे, पर उसने कोई रास्ता चुन लिया है। मैंने माँ की तरफ देखा, उनकी आंखों में भी शक था और वही शक मेरे अंदर भी पलने लगा था। कुछ रातें बीते, अब्रिस का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे लगा शायद मैंने सब कुछ जीत लिया था, पर दरवाजे के उस पार कोई अदालत बैठी थी, जो फैसला अब लेने वाली थी। शबनम के साथ रिश्ता तय होते ही माँ ने घर में हलचल मचा दी। पुरानी बातों को दफन कर दो, नए पर्दे लगे, दीवारों पर रंग चढ़े, मेहमानों की लिस्ट तैयार होने लगी। हर तरफ शादी का शोर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे अब्रिस का कोई नामो निशान ही ना हो। मैं सबके बीच मुस्कुरा रहा था, पर दिल में कुछ और चल रहा था। मेहंदी की रात रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा था। हर कोई गुलाबी पीले रंग की रोशनी से चमक रहा था। शबनम के हाथों में मेहंदी लगी, चेहरे पर दुल्हन जैसी शर्म, आंखों में शर्म हया। रिश्तेदार सब मुबारकबाद दे रहे थे, ढोलक बज रही थी, गाने गाए जा रहे थे। मैंने सबके बीच खड़े होकर ठहाका लगाया, जैसे सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। एक नौकरानी हाँफती हुई अंदर आई, चेहरा डर से भीगा हुआ था। बाहर दीवार के पास कोई बैठा था। मैं जल्दी बाहर निकला। रोशनियों के शोर से निकलकर जब आंगन की दीवार के उस पार पहुंचा, तो सन्नाटा था। जमीन पर कुछ नहीं, सिर्फ एक आईना पड़ा था, पुराना बिखरा हुआ। मैंने उसे सीधा किया तो उस पर खून से लिखा था, चेहरे बदलते हैं, नियत नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। उसके आईने में मुझे अपना चेहरा दिखाई दिया, पर वह चेहरा नहीं था जो मेहमानों को दिख रहा था। वह चेहरा वैसा ही था जैसा अब्रिस दिखा रही थी। वही गुरूर, वही खालीपन। मैंने गुस्से में आईना जमीन पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया, पर उस पर लिखे शब्द मेरे दिमाग पर बोझ लगे। अंदर आया तो शबनम ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ चले गए थे? मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक पुराना आईना पड़ा था। पुराना आईना? उसने हंसते हुए कहा, अच्छा किया तोड़ दिया, पुरानी चीजें सच दिखाती है। मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई। दिल के किसी कोने में लग रहा था वह आईना मेरे लिए लाया गया था, जैसे कोई गवाही मेरे सामने लाई गई हो। शाम ढली, मेहमान वापस गए। शबनम कमरे में चली गई। अब ये मजाक नहीं लगता था, ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला बन चुका था। मेरे दिमाग में सुराग कर रहा था। अब्रिस ने कुछ बोला नहीं था, पर अब वो हर शब्द में मौजूद थी। मेहंदी की रात बीत गई, पर उस रात मेरे अंदर जो कुछ टूटा वह अब तक ठीक नहीं हो पा रहा था। उस दिन शादी हो गई, सुहाग रात वाले दिन, जब मैं शबनम के पास जाने ही वाला था, तभी बाहर दरवाजे पर शोर उठा। कई पुलिस वाले एक साथ हमारे घर में घुसे। माँ तो ये देखकर बेहोश हो गई और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पुलिस के हाथ में मेरी गिरफ्तारी का कागज था और हम कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय सरेंडर करने के। मुझे 1 मिनट की मोहलत नहीं दी गई थी कि मैं कपड़े भी बदलता। अपनी दुल्हन को स्टेज पर बैठा छोड़ गया था। जब थाने पहुंचा तो मेरे सामने जो औरत बैठी थी, उसे देखकर मेरी दुनिया ही हिल गई थी। हाँ, वह कोई और नहीं थी, अब्रिस थी। हाँ, उस थाने की सबसे बड़ी अफसर थी। जिस लड़की को मैं पागल समझता रहा, वह तो एक अफसर निकली। मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल पाया था। आंखों में वही गहरा सुकून जिसको मैं बरसों से नजरअंदाज करता आया था, पर अब वह सुकून मेरे खालीपन की गवाही देने वाला था। उसने मेरी बात काट कर कहा, तुम्हें लगा मैं कहीं गायब हो गई हूँ, तुम्हें लगा एक गूंगी औरत खत्म हो गई है। मैंने कुछ बोलना चाहा, पर जुबान जैसे जम सी गई। उसने मेरे जुर्मों की फाइल उठाकर मेरे सामने किया। मेरे पैरों से दुनिया खिसकती हुई नजर आई थी। अब कुछ होने वाला नहीं था, सिर्फ अदालत थी, वही फैसला करती। मेरे खिलाफ सारे सबूत अब्रिस ने इकट्ठा कर लिया था। मैं तारीख पढ़ती, हर तारीख पर मेरे गुनाहों की लिस्ट खुलती। माँ ने भी मेरी तरफ से वकील किया था, लेकिन वकील को बोलने का मौका ही नहीं मिला। अब्रिस ने हर उस मौका पर वीडियो बनाई थी। उसके माँ को जहरीली दवा पिलाते समय की सारी वीडियो उसने बना ली थी। उसके जायदाद के नकली कागज, उसके साथ धोखेबाजी करने के जुर्म में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने अपने ऊपर शोषण का भी इल्जाम लगाया था। इतने सारे केस बने थे,
मैं तो उन्हें गिन भी नहीं पा रहा था। मैं जिस लड़की को पागल समझता था वह तो एक अफसर निकली। मैं अपने जुनून में इतना अंधा हो गया था कि उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। वह हर दूसरे दिन क्यों गायब होती है? जो लोगों ने बता दिया वही मान लिया। वह ज्यादातर चुप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। मेरे परिवार के लोगों को लगा वह पागल है, लेकिन उसके बारे में सच्चाई जानने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। बस उसकी दौलत पर सबकी निगाह थी और यही दौलत हमें ले डूबी थी। वह बहुत ही पढ़ी लिखी और काबिल अफसर थी। वह अपने कामयाब होने के चक्कर में दिन दिन भर रात रात भर पढ़ती रहती थी, तभी लोगों को ज्यादा वो दिखाई नहीं देती थी। और जब भी अब्रिस की माँ से पूछा जाता बस यही कहती वे पागल लड़की है। लोगों ने इस बात को सच ही मान लिया था। मेरे दिमाग में तो बस खाला की बात छप गई थी कि वो पागल है। किस तरह की पागल है ये जानने की कोशिश कभी नहीं की। वह तो कहती थी अपनी पढ़ाई को लेकर ये लड़की पागल है, लेकिन मुझे तो लगा वह सच में दिमाग से पागल है। सबनम ने सारे पैतरे अजमा लिए थे मुझे बचाने के लिए, लेकिन मेरे पास बच निकलने का कोई रास्ता अब नहीं था। कुछ दिन के बाद सारे सबूत और गवाह को मद्देनजर रखते हुए अफजल की माँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, अब्रिस को टॉर्चर करने और उसकी माँ को जहर देने के इल्जाम में। दोनों माँ बेटा अब जेल की सलाखों के बीच में थे। मैंने पहली बार अपनी नजर जमीन से उठाकर अब्रिस की तरफ देखा। तुमने सब कुछ पहले से तय किया था? उसने सर हिलाया। नहीं, मैंने सिर्फ वो बचाया जो मेरा था। तुमने जो लूटा वह तुम्हें ले डूबा। मैंने कुछ कहना चाहा पर शब्द साथ छोड़ दिए थे। जब मुझे हथकड़ी लगाई गई तो कोर्ट में सबकी नजर मुझ पर जम गई थी। मैं जिसे जीत समझ रहा था वही आज सब कुछ लूट चुकी थी, बगैर शोर बगैर इंतकाम, सिर्फ सच के साथ। पुलिस मुझे ले जा रही थी। दरवाजे से निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। अब्रिस कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उसकी आंखें बंद थी, जैसे बरसों के बोझ के बाद उसने पहली बार सुकून की सांस ली हो। और मैं शायद जिंदगी में पहली बार खामोश हो चुका था। जेल के उस कमरे में दिन रात का फर्क मिट चुका था। वक्त जैसे दीवारों में दफन हो गया था। दरवाजे के पीछे हल्की सी रोशनी आती और फिर कम हो जाती। हम दोनों माँ बेटे अलग अलग कोठरी में बैठे थे, एक दूसरे से दूर मगर अपनी ही यादों में कैद। शुरू के कुछ दिन माँ चुप रही, धीरे धीरे बोलने लगी, पहले मुझे फिर दीवारों से, फिर किसी ऐसे चेहरे से जो शायद सिर्फ उनके दिमाग में था। अब्रिस पानी मांग रही है, दे दो उसे। मैं रात के अंधेरे में चीखती और मैं सर झुकाकर सुनता रहता। एक दिन मैंने कहा, माँ अब्रिस यहाँ नहीं है। उन्होंने मुझे गौर से देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। फिर धीरे से बोली, तो फिर वह कौन है जो हर रात मेरे सिरहाने बैठी रहती है? उसकी सांसें सुनाई देती मुझे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उस पल माँ और मैं दोनों जान चुके थे वह जो भी थी हमारे साथ थी, और शायद वह हकीकत से ज्यादा सच थी। कुछ दिन बाद माँ ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। एक कोने में बैठ जाती और पथरीली जमीन खोदती रहती, कहती, ये वही फर्श है ना जिस पर अब्रिस ने कभी कदम रखा था? देखो यहाँ उसकी मेहंदी गिर गई है। एक दिन मैंने जेलर से पूछा, क्या माँ को किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? वह हंसा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब इलाज नहीं अंजाम की तरफ जा रही है। मैं वापस आकर माँ के सामने बैठा। उनकी आंखें खुली थी जैसे अंदर कुछ बचा नहीं हो। तुम ठीक हो? वह देर तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ। माँ की हालत रोज बिगड़ती जा रही थी। वे खुद से बातें करती, अब्रिस को बुलाती, उससे माफी मांगती। एक दिन उन्होंने अपने हाथों को चूमते हुए कहा, ये वही हाथ है ना जिसे मैंने जहर की बोतल पकड़ी थी? अब्रिस माफ कर देना। मैंने जेलर से कहा, उन्हें अलग कमरे में रख दो। नहीं, जेलर बोला, तुम्हें ये तमाशा देखना होगा, ये सजा का हिस्सा है। और शायद वह ठीक कह रहा था। माँ के चेहरे पर अब दिन ब दिन झुर्रियाँ आती जा रही थी। वह पतली हो चुकी थी, आवाज बिल्कुल धीमी हो चुकी थी। आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या अब्रिस मुझे कभी माफ कर पाएगी? माँ जब भी कोर्ट में तारीख पड़ जाती अपना जुर्म स्वीकार करती। वह पागल नहीं थी, पागल मैं थी। उस पल मैंने जाना, जीतने के चक्कर में हम सब हार चुके थे। अब्रिस सब कुछ हार कर भी जीत कर कुर्सी पर बैठी थी। गार्ड ने आकर कहा, तुमसे कोई मिलने आया है। मैंने हैरानी से सर उठाया। बरसों गुजर चुके थे। अब मेरे लिए दरवाजा खुलने का मतलब सिर्फ तलाशी होता, मुलाकात नहीं। दरवाजा खुला, अंदर दाखिल हुई अब्रिस। वह धीरे धीरे चलती हुई मेरे सामने आई। वही चेहरा, वही आंखें, पर अब वह नहीं थी जो शादी के दिन थी। आंखें किसी जीत के बाद की थी, पर गुरूर से खाली, बिल्कुल चुप। मैंने कांपती आवाज में कहा, जुबान लड़खड़ा गई। हाँ, एक काम बाकी था, वह पूरा करने आई हूँ। मैंने हल्की आवाज में पूछा, क्या तुम माफ कर सकती हो? वह हल्का सा मुस्कुराई, मैं माफ करने नहीं आई, अब ये बताने आई हूँ कि इंसान कभी भी सस्ता नहीं होता। मेरी आंखों में उसकी माँ का चेहरा घूम गया। वह चुप रहते। जब दीवारों से बातें होती थी, माँ का झुकता जिस्म, टूटती आंखें,
सब कुछ एक कीमत थी। अब्रिस ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हें सजा दिलाने के लिए अपनी माँ खोनी पड़ी। मुझे अपनी सच्चाई को जिंदा रखने के लिए अपनी कमजोरी को दफन करना पड़ा। मुझे अपनी सच्चाई को जिंदा रखने के लिए अपनी कमजोरी को दफन करना पड़ा। मैं बिल्कुल चुप बैठा था और वह बोलती जा रही थी। से हर शब्द एक पत्थर जो मेरे आसपास की दीवार बना रहा हो। तुम जीतते रहे, मैं चुप रही, लेकिन तुम्हारी हर जीत मेरे लिए एक पन्ना थी। मैं हर पन्ने जमा करती गई और फिर चुप्पी में खुद बोलना सीख लिया। मैंने सर नीचे कर ली, जैसे उसके शब्द मेरे सर पर गिर रही हूँ। जब मेरी माँ मरी, मैं नहीं रोई, सिर्फ उस पल को याद रखा जब उसने कहा था, वक्त आने दो। आज वक्त आ चुका है और तुमने वही पाया जो तुमने बोया था। अब्रिस, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, क्या दिल के किसी कोने में मेरे लिए कुछ रहम बाकी है? उसने सवाल दोहराया। नहीं अफजल, मेरे दिल में रहम होता तो शायद इंसाफ न हो पाता। तुम्हें रहम नहीं दिखाया जब तुमने मेरे साइन लिए, जब तुमने मेरी माँ को जहर पिलाया, जब तुमने मुझे पागल कहा, तो अब रहम क्यों मांग रहे हो? मेरी जुबान सूख गई, शब्द गले में अटकने लगे। तुम्हें पता है अफजल, मैं कोर्ट में हर दिन तुम्हारी आंखों में खालीपन देखती रही जिसे तुम दूसरों में तलाश करते थे। फिर आज मैं यहाँ फैसला सुनाने नहीं, हकीकत दिखाने आई हूँ। मैंने उसके तरफ देखा। अभी भी वही लड़की थी जिसके चेहरे पर सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे एक पूरी जंग जीती जा चुकी थी। तुम्हारी जीत वक्त के लिए थी, मेरी चुप्पी बहुत लंबी थी। केस अदालत में चलते रहे और मेरी चुप्पी इस सफर का फैसला बन गया। मैंने बस इतना कहा, अब तो मैं थक चुका हूँ। ऐसा थकन इंसान को सच्चाई के करीब ले आती है। शायद इसलिए आज तुम मेरी बात समझ रही हो। वह उठकर कुर्सी को धीरे से धकेला जैसे कोई वजन रखकर उठा हो। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, एक पल को रुकी और पीछे मुड़े बगैर बोली, अफजल, खामोशी कोई कमजोरी नहीं, वह वक्त की जुबान होती है और तुम्हें वक्त ने सुना दिया। और दरवाजा खुला, गार्ड उसे बाहर ले गया और मैं कुर्सी पर बैठा रह गया। दरवाजा बंद हुआ। उस दिन पहली बार मैं सच में चुप हो गया था। लालच एक बहुत बुरी चीज होती है जो सामने वाले को इतना गिरा देती है कि वह सोचने समझने की शक्ति भी खो देता है। इस तरह के लाखों मुजरिम जेल में पड़े हैं। मेरी कहानी सुनाने का यही मकसद है। मेरी कहानी से लोगों को बहुत कुछ अपने अंदर सुधारने का मौका मिलेगा। मैं तो एक मुजरिम हूँ, शायद मुझे कभी माफी ना मिले, लेकिन समय रहते आप सही चीज सोच पाएंगे और इस लालच से छुटकारा मिलेगा। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।